नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HDFC फार्मा और हेल्थ केयर फंड के बारे में। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग AMC के फार्मा फंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका निवेश उसमें है तो आप ये वीडियो पूरा देखना, बहुत अच्छा जानकारी मिलेगा। फार्मा फंड का आउटलुक क्या है वो मैं शेयर करूंगा। मिरारे एसेट फार्मा फंड, ICICI प्रूडेंशियल फार्मा फंड, निपॉन इंडिया फार्मा फंड, SBI हेल्थ केयर एंड टाटा फार्मा फंड। तो ये पांच फंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि पिछले 5 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड, रिटर्न्स क्या है निफ्टी 50 के हिसाब से और फार्मा BSE फार्मा इंडेक्स के हिसाब से ये फंड ने कितना आउट परफॉर्म किया है। मेरा 2 फंड में पर्सनल निवेश है, ICICI प्रूडेंशियल हेल्थ केयर फंड और निपॉन इंडिया फार्मा फंड। दोनों फंड में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है। तो आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक बटन जरूर दबाए। आपके लाइक से हमको मोटिवेशन आता है। विद दैट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड एक सेक्टोरियल फंड है जो 2 भाग में डिवाइड में कर सकता हूँ, एक तो फार्मा और दूसरा हेल्थ केयर सर्विसेज। फार्मा में फार्मास्यूटिकल कंपनी आ जाती है जो मेडिसिन प्रोड्यूस करती हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज में ऐसी कंपनीज आती है कि जो हेल्थ केयर के रिगार्डिंग सर्विस देती है। हालांकि सर्विस कौन कौन सी कंपनी देती है? डायग्नोसिस कंपनी जैसे कि अल्कम लैब, डेविस लेबोरेटरीज, वो सब डायग्नोसिस कंपनी है। डायग्नोस कंपनी को 2 फायदे हैं। एक तो अभी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बहुत बड़ा दौर चलता है कि किसी को कुछ न भी हुआ हो फिर भी हेल्थ चेकअप करवाना। तो डायग्नोसिस में क्या हुआ है वो डायग्नोसिस करके देंगे। दूसरा कि कुछ हुआ है आपको तो टेस्ट करवाने ही पड़ेंगे। तो टेस्टिंग कंपनियां, डायग्नोसिस कंपनियां। दूसरी होती है हॉस्पिटल्स। यथार्थ हॉस्पिटल IPO अभी गया, शायद आपने IPO भरा होगा। तो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल लिस्टेड है, फोर्टिस हेल्थ केयर लिस्टेड है और रिटेल फार्मेसी। अपोलो के रिटेल फार्मेसी स्टोर है, आपने शायद आपकी सिटी में भी होंगे। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल 2 भाग में मैं डिवाइड करता हूँ, एक तो फार्मा और दूसरा हेल्थ केयर सर्विसेज। HDFC दोनों में निवेश करेगा, दोनों कंपनियों में निवेश करेगा। कोर पोर्टफोलियो HDFC का कैसा बनेगा? कोर पोर्टफोलियो ऐसे बनेगा कि 80% ऑफ दी स्टॉक फार्मा से लिए जाएंगे, क्योंकि फार्मा और हेल्थ केयर एक सेक्टोरियल फंड है। तो एक ही सेक्टर में पैसा जाएगा। कौन कौन से सेक्टर में पैसा जाएगा? फार्मा और हेल्थ केयर। उसमें क्या क्या आ जाता है? उसमें फार्मास्यूटिकल्स आ जाता है, हॉस्पिटल्स मेरे आ जाते हैं, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, हेल्थ केयर रिसर्च प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, एनालिटिक्स कंपनी आ जाती है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कंपनी आ जाती है, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई बनाती है वो कंपनी आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी आ जाती है। तो ये सारा यूनिवर्स है, स्टॉक यूनिवर्स है। इसमें से अच्छी कंपनी ली जाएगी जो 80% ऑफ द पोर्टफोलियो ऐसी कंपनी से बनेगा। दूसरा मल्टी कैप स्ट्रेटजी होगा। मल्टी कैप स्ट्रेटजी एज यू नो दैट इज अ मिक्सर ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो मिक्सर ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है। तो कितनी कंपनियां है? मेरा स्टॉक यूनिवर्स क्या है? तो इसमें मेरे को स्टॉक यूनिवर्स अच्छा खासा मिल जाते हैं। 99 कंपनीज का स्टॉक यूनिवर्स है, जिसमें से लार्ज कैप में मेरी 6 कंपनियां हैं, मिड कैप में 14 कंपनीज है और स्मॉल कैप में 79 कंपनीज है। स्मॉल कैप में 80 कंपनीज है। तो मैं मान सकता हूँ ज़्यादातर पोर्टफोलियो मेरा मिड एंड स्मॉल कैप रहेगा। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन मेरा थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। यूं ही अगर मैं सेक्टोरियल फंड में निवेश करता हूँ तो मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन तो 15% से ऊपर का ही रहना चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग AMC के फार्मा फंड है उनका क्या परफॉर्मेंस है। तो एग्जिस्टिंग AMC में मैं 5 फंड डिस्कस करूंगा। 5 फंड इसीलिए कि ये पांचों फंड ने मेरा 5 साल से ऊपर का टेन्योर खत्म कर दिया है। सो यू कैन गेट सम आइडियाज कि ये पांचों फंड ने रिटर्न कैसा बने हैं। हालांकि 2020 में मेरा कोविड आया था, कोविड में मेरा एक ही सेक्टर चला था, फार्मा। तो फार्मा चला था, डबल हो गया था, तो रिटर्न तो अच्छा ही बना होगा। फिर भी हम आउटलुक एक बार चेक कर लेते हैं कि निफ्टी 50 के हिसाब से ये पांचों कंपनी का रिटर्न क्या है और BSE इंडेक्स जो हेल्थ केयर इंडेक्स है उस इंडेक्स के हिसाब से पांचों फंड ने रिटर्न कौन कौन सा दिया है। पांचों फंड मिला के मैं मिरारे एसेट डिस्कस करूंगा, ICICI प्रूडेंशियल हेल्थ केयर फंड डिस्कस करूंगा, निपॉन फार्मा, SBI हेल्थ केयर एंड टाटा का फार्मा फंड। फार्मा सेक्टर का आउटलुक क्या है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो आपको पता चलेगा कि फार्मा फंड में मेरा निवेश बनता है कि नहीं बनता है। तो ये पांचों फंड का अगर मैं बात करूं तो पांचों फंड में मैंने कुछ सिमिलर पोर्टफोलियो निकाले हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है कि जो सिमिलर्स आ जाती है। तो वही कंपनी के मैं नाम बोलता हूं। एक तो सन फार्मा, ये पांचों फंड में सन फार्मा करीब 12 से 14% है। फार्मास्यूटिकल में बहुत ही अच्छी कंपनी है सन फार्मा। सेकंड इज सिप्ला इज 9 to 10% इन ऑल 5 फार्मा फंड। ये
सिमिलर स्टॉक्स हैं जो आ जाते हैं। डिवीज लैब जो लेबोरेटरी की कंपनी है, डिवीज लैब 5 to 8% है, एंड डॉक्टर रेड्डीज लैब जो 8 to 10% है। दूसरी सारी कंपनियां हैं वो चेंज होती रहती है। एएमसी को कौन सी कंपनी पे ज़्यादा कन्विक्शन है वो चेंज हो सकता है। तो मैं अगर मैं थोड़ा बहुत इस फंड के बारे में भी बता सकूँ तो ये 4 कंपनी जो मैंने बोली वो टॉप 10 होल्डिंग में रह सकती है। आइए अब रिटर्न शेयर करते हैं कि पांचों फंड का रिटर्न कंपैरिजन क्या बनता है 1 साल, 3 साल और 5 साल में। अभी मैं वो बात करूंगा कि जो एग्जिस्टिंग एएमसीज के फार्मा फंड है उनका क्या परफॉर्मेंस है। तो 5 साल में कैटेगरी एवरेज में बात कर रहा हूँ, जो मैंने 5 फंड आगे डिस्कस किए थे, तो कैटेगरी एवरेज परफॉर्मेंस आ रहा है 17%, जो बहुत अच्छा है। निफ्टी के हिसाब से 17% रिटर्न अच्छा है मेरा। लास्ट अगर मैं 2 साल की बात करूं तो लास्ट 2 साल में ये चारों पांचों फंड के एवरेज रिटर्न 4 to 8% वेरी करते हैं। केवल एसबीआई हेल्थ केयर फंड का 9% रिटर्न है, बाकी 4 to 8% में सारे फंड आ जाते हैं। लास्ट अगर मैं 1 साल की बात करूं, लास्ट 1 साल में ये सारे फंड का कैटेगरी एवरेज रिटर्न 23% है। तो 1 साल में ये सेक्टर ने मूव करना चालू कर दिया है। अभी स्टॉक वेल बैलेंस्ड है फार्मा कैटेगरी के, कि जहां से मेरे को 1 और 3 साल का आउटलुक अच्छा लग रहा है। सो वन शुड गो विद द एनएफओ ऑफ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। फार्मा सेक्टर का आउटलुक डिस्कस करते हैं। कौन कौन से जो फैक्टर्स है कि जो ऐसा लग रहा है कि फार्मा सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। तो पहला चीज़ है क्रॉनिक डिजीज़। तो क्रॉनिक डिजीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जो हार्ट के रिलेटेड क्रॉनिक डिजीज़ है, कैंसर है, किडनी के रिलेटेड है, डायबिटीज़ है, वो दिन प्रतिदिन लोग बढ़ रहे हैं। तो ये डिजीज़ बढ़ने से क्या होगा, दवाई का खपत ज़्यादा होगा। दवाई कौन ज़्यादा लेता है, एल्डर लोग जो होते हैं वो दवाई पे ही जीते हैं। अब तो ऐसा हो गया है ट्रेंड। तो एल्डर पॉपुलेशन ऐसा माना जाता है कि 2026 तक 13% हो जाएंगे। तो एल्डर पर्सन जब हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, दवाई का खपत ज़्यादा होगा। लॉन्गेटिविटी, लोग अब ज़्यादा जी रहे हैं। पहले के हिसाब से एवरेज एज मेरा सबका बढ़ गया है, तो लोग मीन्स दवाई पे ही जिंदा है। कुछ लोग तो ऐसा है। तो लॉन्गेटिविटी, राइजिंग लॉन्गेटिविटी, क्रॉनिक डिजीज़ बढ़ रहे हैं, एल्डरली पॉपुलेशन ग्रो हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में हेल्थ केयर के रिलेटेड सर्विस और हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ जाएगा। दूसरा चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। तो टोटल लाइफ कवर्ड इन ग्रुप इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये दोनों इंश्योरेंस में 214 मिलियन लोग हैं जो अभी कवर्ड है, जो 2017 के हिसाब से डबल है। हेल्थ क्लेम का जो रेशियो है, मीन्स हेल्थ क्लेम आना, तो पिछले 5 साल में ऐसा देखा गया है कि हेल्थ क्लेम का रेशियो 16% से बढ़ रहा है। तो हेल्थ क्लेम अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो वो लोग ने कुछ कहीं ना कहीं तो ट्रीटमेंट अपना लिया ही होगा। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मेरा काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे हेल्थ केयर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा ज़्यादा दिखेगा मेरा। फार्मा मेरा ग्रो कर रहा है, डोमेस्टिक फार्मा मेरा ग्रो कर रहा है 11% से। तो लास्ट 10 साल में डोमेस्टिक फार्मा 11% से ग्रो कर रहा है, और आने वाले 5 साल के लिए भी वो 11% से ग्रो कर सकता है। तो फार्मा ग्रो कर रहा है। दूसरा हॉस्पिटल्स, तो मेरी हॉस्पिटल ग्रो कर रही है 10 और 12% के हिसाब से। हॉस्पिटल का मार्केट भी 10 और 12% कैगर रिटर्न से ग्रो कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि पर 10,000 पॉपुलेशन जो इंडिया में बेड्स है वो बहुत कम है। वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि अंडर पेनिट्रेशन बहुत ही कम है हॉस्पिटल्स का। तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हॉस्पिटल्स के पीछे का जो खर्चा है वो भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। थर्ड इज़ हमारे जो फॉरेन मेडिकल टूरिस्ट है। क्यों फॉरेन मेडिकल टूरिस्ट यहाँ आके ट्रीटमेंट क्यों ले रहे हैं, क्यों वहाँ पे ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा है, और कंपेयर टू इंडिया यहाँ पे ट्रीटमेंट भी सस्ता है, और मेरे पास मेडिकल स्टाफ भी काफ़ी नॉलेजेबल है। तो मेडिकल टूरिस्ट 30% से ग्रो कर रहा है। सोचो 30% कैगर रिटर्न से ग्रो कर रहा है, और नेक्स्ट 2030 तक वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में लो कॉस्ट मेडिसिन काफ़ी अवेलेबल है। तो फार्मा, हॉस्पिटल, थर्ड इज डायग्नोसिस लैब। तो डायग्नोसिस लैब तो 13% से ऊपर ग्रो कर रही है। डायग्नोसिस लैब मेरी 13% से ऊपर ग्रो कर रहा है। तो इसका भी इंडस्ट्री ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो फार्मा सेक्टर का आउटलुक ये बताता है कि फार्मा और डायग्नोसिस लैब्स और हॉस्पिटल्स यहाँ पे 12% से 13% का ऊपर रिटर्न देने के लिए काबिलियत रखते हैं। इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट, मैंने जैसे आगे बताया कि इंडिया का बहुत बड़ा यूएस में मार्केट है इंडिया की जेनरिक मेडिसिन का। तो इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट मेरा बढ़ रहा है 8% कैगर रिटर्न से।
तो 8% से फार्मा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। दूसरी बहुत ही अच्छी जानने वाली चीज़ है कि यूएस एफडी अप्रूव्ड जो फैसिलिटीज़ है वो हाईएस्ट तो सेकंड नंबर पे आता है। 33% फैसिलिटीज़ यूएस की है जो यूएस एफडी अप्रूव्ड है, 26% फैसिलिटीज़ इंडिया की है जो यूएस एफडी अप्रूव्ड है। अभी इंडिया पे फेवरेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर है, लो कॉस्ट मेरी मेडिसिन यहाँ पे बढ़ रही है और बिक रही है यूएस में, तो वहाँ पे फार्मा कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा, गवर्नमेंट का जो प्रोडक्टिविटी लिंक इंश्योरेंस स्कीम है वो 210 बिलियन इंडियन रुपीज़ में है, तो वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव मेरा बूस्ट करता है फार्मा सेक्टर को। तो ये सारे जो रीजंस ऐसे मैंने बताया कि जहाँ से मेरे को लग रहा है कि फार्मा सेक्टर पिछले नेक्स्ट 8 से 10 साल के लिए अच्छा आउटलुक दे सकता है और रिटर्न मेरा अच्छे से अच्छा आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सेक्टोरियल फंड है, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का संपर्क ज़रूर करना है, क्योंकि सेक्टर फंड में मैं पूरा 100 रुपये नहीं डाल सकता। अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो सेक्टर फंड में मेरा पैसा पूरा नहीं जा सकता। तो इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र का संपर्क ज़रूर करें। विद डैट, थैंक यू वेरी मच।